जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखो आपको पता होगा रेक्टिफायर एक डिवाइस होती है जो क्या करती है एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करती है। अगर हम इसमें इनपुट एसी अल्टरनेट करंट डालते हैं तो हमें ये क्या होता है, ये इनपुट वोल्टेज या इनपुट करंट होगा। इसमें आउटपुट आपको क्या मिलेगा, आपको आउटपुट अगर ये हाफ वेव रेक्टिफायर है तो आपको हाफ वेव इसको आउटपुट के रूप में मिलेगी, फुल वेव रेक्टिफायर है तो ये फुल वेव के रूप में ये आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो बेसिकली रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर एक डिवाइस होती है जो अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो इसमें पूछा है कि रेक्टिफायर के संबंध में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सबसे पहला है कि वोल्टेज इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू टर्न रेशियो। देखो वोल्टेज बढ़ाओगे तो टर्न रेशियो के प्रोपोर्शनल होता है, तो ये चीज़ तो ट्रांसफार्मर में होती है, रेक्टिफायर में नहीं होती। इट कन्वर्ट्स डायरेक्ट करंट टू अल्टरनेट करंट, ये डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट में बदलता है, गलत। ये अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है। तीसरा, इट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट अलाउज करंट फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एक ही दिशा में करंट फ्लो को अलाउ करती है, तो ये सही है। डायरेक्ट करंट का मतलब यही होता है कि करंट एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो करती है। चौथा, इट्स वर्क ओनली इन डायरेक्ट करंट, ये केवल डायरेक्ट करंट में ही काम करता है, नहीं रेक्टिफायर एसी करंट की कंडीशन में काम करता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर सी, इट्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट अलाउ करंट फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो करंट को एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो करती है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप देख सकते हो स्क्रीन पर। द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज इन सेल साइकिल इज, सेल साइकिल में सबसे जो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज कौन सी होती है, एम, G2, S, G1। तो सेल साइकिल की अलग अलग फेज है जो आपने पढ़ा होगा, G1, S, G2, M, जो माइटोसिस फेज भी बोलते हैं जिसको। तो इसके अंदर जो सबसे मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज होती है वो G2 और M फेज जो ये होती है। तो इसके अंदर अगर ऑप्शन में G2 दिया हो तो ऑप्शन इसका G2 फेज होगी, जो सबसे ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव फेज होगी। इसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन की जो डीएनए वो कंडीशन इसके अंदर पाई जाती है। थर्ड क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर फॉर ए रेडिएशन वर्कर इज बेसिकली बाई कोहेरेंट रेडिएशन, ब्रेमस्ट्रालंग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन स्केटर। देखिए कोहेरेंट रेडिएशन की अवस्था के अंदर क्या होता है, एक जो फोटोन होता है वो डायरेक्शन चेंज करता है। तो ये कोई ज़्यादा मतलब इसमें लो एनर्जी का फोटोन होता है तो वो पेशेंट तक लगभग पहुंच ही नहीं पाता। ब्रेमस्ट्रालंग, इसमें पूछा कि ऑक्यूपेशनल वर्कर को रेडिएशन एक्सपोजर किसके द्वारा लगता है। तो ऑक्यूपेशनल जो वर्कर होता है उसको रेडिएशन एक्सपोजर मेनली स्कैटर रेडिएशन के कारण लगता है। और आपको पता है स्कैटर रेडिएशन मेनली किसके द्वारा उत्पन्न होती है, कॉम्पटन स्कैटर के द्वारा उत्पन्न होती है। जिसका ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं। तो इसमें चार नाम दिए हुए हैं, एडिशन इफेक्ट, एब्जॉर्प्शन इफेक्ट, हर्ट्ज इफेक्ट एंड ऑगर इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसकी डिस्कवरी साइंटिस्ट हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने की थी। तो इनके नाम के आधार पे इनको हम हर्ट्ज रेडिएशन भी इसको हम बोल देते हैं, हर्ट्ज इफेक्ट भी बोल देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम हर्ट्ज इफेक्ट भी बोल देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। फोर्थ है, मैं चलिए एक बार बोर्ड को क्लीन कर देता हूं तब तक। फोर्थ क्वेश्चन जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जो फिफ्थ क्वेश्चन सॉरी, फिलामेंट ट्रांसफार्मर इज, फिलामेंट ट्रांसफार्मर होता है। देखिए आपको पता है जो एक्सरे ट्यूब है, इस एक्सरे ट्यूब के, मैं एक्सरे ट्यूब का डायग्राम बना रहा हूँ। देखिए ये हो गया, इसके अंदर ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। और जो कैथोड या फिलामेंट है, इस कैथोड या फिलामेंट को करंट सप्लाई करने के लिए यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ये ट्रांसफार्मर, इस ट्रांसफार्मर ये क्या करता है, ये इसको 10 वोल्ट और 3 to 6 एम्पियर या 3 to 5 एम्पियर की मतलब लो वोल्ट और हाई करंट की जो उसको पावर सप्लाई करता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, वोल्टेज कम, अपने को जो पावर सप्लाई आ रही है उससे 220 वोल्टेज आते हैं। तो हम प्राइमरी पर ऑटो ट्रांसफार्मर से जो हमारा प्राइमरी पे यहाँ पे करंट आता है वो इस तरह से आता है और सेकेंडरी में यहाँ पे इस तरह से जाता है। तो सेकेंडरी ये क्या होगा, ये इसकी प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, कम होंगे। सेकेंड नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो यहाँ पे क्या होता है, एनपी लेस देन
जो NP ग्रेटर देन NS, इसलिए ये क्या होगा ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। ये क्या होगा, एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई फ्रीक्वेंसी एक्सरे जनरेटर। हाई फ्रीक्वेंसी एक्सरे जनरेटर क्या होता है? देखिए मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से होता है। जैसे ये एक्सरे ट्यूब है, इस एक्सरे ट्यूब के किनारों पर हमने हाई वोल्टेज अप्लाई किया। अगर हम इसके अंदर इस तरह का वेवफॉर्म यानी लो फ्रीक्वेंसी हम जो इसके अंदर अगर हम इसके अंदर जो वोल्टेज को सप्लाई करेंगे, कन्वेंशनल के अंदर क्या होता है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की ये जो करंट उसके अंदर होता है, ये इसके अंदर सप्लाई करेंगे। तो अगर फुल वेव रेक्टिफायर भी लगा हुआ है तो भी एक साइकिल के अंदर क्या होगा रे, बहुत ही कम, मान लो ये फुल वेव रेक्टिफायर इसको रेक्टिफाइड हो जाता है तो भी इसकी ये वेव क्या होगी, पल्स्ड होगी। ये क्या होगी, पल्स्ड होगी। और अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी जो हम वोल्टेज इस पर अप्लाई करेंगे और रेक्टिफाइड जो होगा तो उससे क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर एनर्जी इसके अंदर मिलेगी। तो इसमें क्वेश्चन है, तो हाई फ्रीक्वेंसी अगर हम जो एक्सरे जनरेटर इसके अंदर लगाते हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर होते हैं, उनकी साइज़ क्या होती है, उनकी छोटी होती है, उन ट्रांसफार्मर की साइज़ क्या होती है, छोटी होती है। तो कन्वेंशनल जनरेटर होते हैं, वो कन्वेंशनल जनरेटर कितने हर्ट्ज पर काम करते हैं, 50 हर्ट्ज पर काम करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कन्वेंशनल जनरेटर की। और हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर होते हैं वो अप टू 100 किलो हर्ट्ज पर काम करते हैं, यानी अप टू 100 किलो हर्ट्ज पर काम करते हैं। तो इनके ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, स्मॉल साइज, छोटे साइज के होते हैं। तो इसका आंसर है हाई फ्रीक्वेंसी एक्सरे जनरेटर में क्या होता है, यूज स्मॉल साइज ट्रांसफार्मर। पहला आंसर सही है, यूज लार्ज साइज ट्रांसफार्मर गलत है। आर नॉट सुटेबल फॉर मोबाइल एक्सरे यूनिट। मोबाइल एक्सरे यूनिट में भी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। प्रोवाइड ए लो रिपल वोल्टेज टू एक्सरे ट्यूब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर इज, जो एक्सरे ट्यूब में जो एक्सरे ट्यूब के किनारों पर जो वोल्टेज अप्लाई करेगा, ये एक रेक्टिफायर हो गया। वो क्या होता है, वो एक हाई टेंशन ट्रांसफार्मर होता है। वो क्या होता है, इसका हाई टेंशन ट्रांसफार्मर होता है। इसकी सेकेंडरी के अंदर फेरे बहुत ज़्यादा होते हैं। इवन इनका अगर हम टर्न रेशियो देखें NP और NS का, तो ये टर्न रेशियो 1 से लेके 800 से 1:1000 तक का होता है। 800 से 1000 तक का होता है, टर्न रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये क्या होता है, ये एक हाई जो एक ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ये क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। इसको हाई टेंशन जनरेटर भी बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, जो वोल्टेज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ये क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z⁻³ होता है। क्या होता है, Z⁻³, यानी एटॉमिक नंबर की जो परमाणु क्रमांक है उसकी घात 3 के समानुपाती होता है। एटॉमिक नंबर की घात के 3 के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतना ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, उसकी घात 3 के बराबर होता है। इसीलिए अगर हम डायग्नोस्टिक एनर्जी रेंज में देखें तो आपको जो सॉफ्ट टिश्यू, मसल्स और बोन, इसमें बोन सबसे ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है। क्यों करती है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लो केवी की अवस्था के अंदर ही होता है। जैसे 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की स्थिति के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की स्थिति के अंदर ये सबसे ज़्यादा होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, वो क्या होता है, वो एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा दिखने को मिलेगा। यानी अगर डायग्नोस्टिक एनर्जी रेंज में हम देखें तो सॉफ्ट टिश्यू, बोन और मसल्स में सबसे ज़्यादा रेडिएशन कौन एब्जॉर्ब करेगी, बोन एब्जॉर्ब करेंगी। क्यों करेगी, क्योंकि बोन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, देखिए 9th नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ब्रेमस्ट्रालंग रेडिएशन इज नथिंग बट द थर्मियोनिक इमिशन। ब्रेमस्ट्रालंग रेडिएशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था ब्रेमस्ट्रालंग रेडिएशन क्या होता है। देखिए ये कोई एटम है, इस एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। ओके, ये हो गया। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इधर से आता है और ये किसी इस न्यूक्लियस से इंटरेक्शन करता है, इसके पास से गुजरता है, तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। क्या करता है, अपनी डायरेक्शन किया, और ऐसे गुजरा तो और ज़्यादा चेंज कर लेता है, और ज़्यादा पास से आता है तो और ज़्यादा ऐसे गुजरता है। तो ये अपनी डायरेक्शन क्या करता है, चेंज कर लेता है। क्यों कर लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव है। तो जैसे जैसे पास आता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, लॉस होती जाती है। इसकी स्पीड में क्या होती है, कमी आती जाती है, मंदन होता जाता है इसकी गति के अंदर। उस मंदन के कारण जो एनर्जी लॉस होता है वो किस रूप में निकलता है, रेडिएशन के रूप में बाहर इमिट होता है। तो इसमें पूछा ब्रेमस्ट्रालंग क्या होता है। पहला ऑप्शन है इज नथिंग बट द थर्मियोनिक इमिशन। ब्रेमस्ट्रालंग थर्मियोनिक इमिशन नहीं होता। थर्मियोनिक इमिशन क्या होता है, किसी मेटल को अपन गर्म करते हैं, गर्म करने से उससे इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, वो क्या कहलाता है, थर्मियोनिक इमिशन कहलाता है। दूसरा है प्रोड्यूसेज एक्सरे स्पेक्ट्रम। एक्सरे स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है। देखिए
एक्सरे के अंदर आपने पढ़ा होगा, एक्सरे के अंदर जो स्पेक्ट्रम एक्सरे का प्रोड्यूस होता है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, ब्रेमस्ट्रालन के द्वारा। और कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन के द्वारा क्या होता है, ये स्पाइक के रूप में या पीक के रूप में चलती है। बाकी ये सारा रेडिएशन कौन सा होता है, ये ब्रेमस्ट्रालन होता है, जिसके अंदर हर प्रकार की एक्सरेज के फोटोन्स इसके अंदर उपस्थित होते हैं। तो ब्रेमस्ट्रालन क्या प्रोड्यूस करता है, स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है। तीसरा आप करता है प्रोड्यूसेस मोनो एनर्जिक एक्सरे फोटोन, नहीं, ब्रेमस्ट्रालन के अंदर तो सभी एनर्जी की एक्सरे फोटोन होती है, मोनो एनर्जेटिक नहीं होता, एक से ज्यादा एनर्जी के एक्सरे फोटोन इसके अंदर उपस्थित होते हैं। चौथा है इज नथिंग बट द ट्यूब करंट, ये ट्यूब करंट होता है ना, ये गलत है, ये ट्यूब करंट नहीं होता, ये क्या होता है, मतलब ट्यूब करंट होगा उससे तो ब्रेमस्ट्रालन भी उत्पन्न होगा और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे उत्पन्न होगी, हीट वगैरह सब कुछ उत्पन्न होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोड्यूसेस एक्सरे स्पेक्ट्रम। 10th क्वेश्चन है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट होल्ड ट्रू फॉर ए एक्सरे बीम विद ए हाई HVL, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो हाई बीम, जो एक्सरे बीम के लिए हाई HVL की स्थिति को बताता है। देखिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि HVL क्या होता है। HVL यानी हाफ वैल्यू लेयर, यानी क्या होता है, हाफ वैल्यू लेयर, यानी एब्जॉर्बर की वो थिकनेस जो इस पर गिरने वाले एक्सरे फोटोन की संख्या, मान लो 10 फोटोन और इनको आधा कर दें, कितना कहते हैं, आधा कर दें। और अगर मोनो एनर्जेटिक फोटोन की अवस्था में देखें तो इसकी ऊर्जा क्या कर दे, आधा कर दे। और अगर बीम अगर पॉली एनर्जेटिक हो तो इसकी संख्या क्या कर दे, आधा कर दे। होता क्या है इसमें, ये एब्जॉर्बर है, इसमें अगर पॉली एनर्जेटिक एक्सरे बीम है तो लो एनर्जी के एक्सरे फोटोन तक क्या होते हैं, इसमें से रुक जाते हैं, और हाई एनर्जी फोटोन इसमें से पार चले जाते हैं। कुछ हाई एनर्जी के भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं, तो लो एनर्जी को ही रोक लेता है। तो बची हुई एक्सरे बीम होती है उसमें क्या होते हैं, ज्यादा हाई एनर्जी के एक्सरे फोटोन होते हैं, इसलिए उनकी माध्य ऊर्जा भी बढ़ जाती है और हाई एनर्जी के फोटोन निकलते हैं, इसका मतलब उनकी पेनिट्रेटिंग पावर भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो देखिए लेस लाइकली टू प्रोड्यूस स्कैटर, हाई विच ऑफ दिस स्टेटमेंट होल्ड ट्रू, कौन सा कथन इनमें से सत्य है, फॉर एक्सरे बीम विद ए हाई HVL, हाई HVL से जो एक्सरे बीम निकल के आती है उसके लिए कौन सा कथन सत्य है। लेस लाइकली टू प्रोड्यूस स्कैटर, मतलब जो स्कैटर प्रोड्यूस होने की संभावना कम होती है। लाइकली टू रिजल्ट इन ए लार्ज स्किन एब्जॉर्ब डोज, स्किन एब्जॉर्ब डोज इससे क्या होगा, लार्ज होगा। सेड टू बी सॉफ्ट, सॉफ्ट कह सकते हैं। सेड टू बी मोर पेनिट्रेटिंग इसको अपन कह सकते हैं। देखिए स्कैटर उत्पन्न करने की संभावना कम होती है। देखिए स्कैटर तो उत्पन्न होने की संभावना मतलब जो ज्यादा भी हो सकती है, स्कैटर का मैटर ये लगा पूरा। लाइकली टू रिजल्ट इन ए लार्ज स्किन एब्जॉर्ब डोज, ज्यादा स्किन डोज उत्पन्न करेगा। देखिए कम एनर्जी के एक्सरे फोटोन होते हैं वो ज्यादा स्किन डोज उत्पन्न करते हैं, ये इनकी तो मीन एनर्जी बढ़ गई है तो एब्जॉर्ब डोज क्या होगा, इससे कम होगा, तो ये भी गलत है। सेड टू बी सॉफ्ट, सॉफ्ट नहीं कह सकते, सॉफ्ट एनर्जी, सॉफ्ट एक्सरेज तो होती है जिनकी एनर्जी कम होती है, इनकी तो एनर्जी बढ़ गई है क्योंकि माध्य ऊर्जा बढ़ चुकी है। सॉफ्ट एनर्जी जो लो एनर्जी एक्सरे फोटोन तो एब्जॉर्बर ने रोक लिए हैं। फोर्थ क्या हो जाएगा, सेड टू बी मोर पेनिट्रेटिंग, इसको हम क्या करते हैं, ज्यादा पेनिट्रेटिंग बोल सकते हैं क्योंकि मीन एनर्जी बढ़ने से इसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे एटेन्यूएशन इन केसेस ऑफ बोन्स हैपन्स ड्यू टू, जो एक्सरे अटेन्यूएशन, एक्सरे का अटेन्यूएशन होता है बोन के अंदर, वो मेनली किसके कारण होता है। देखिए 4 ऑप्शन दिए, मैं आपको उससे पहले मैं आपको कुछ एक डाटा टेबल बता देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए अप टू, अगर अपन देखें 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस स्थिति के अंदर कौन सा इफेक्ट सबसे ज्यादा होने की संभावना होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और अगर हम देखें तो 60 टू 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस अवस्था के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, प्लस कॉम्पटन इफेक्ट भी होना शुरू हो जाता है 60 से 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की स्थिति के अंदर। 50 के आसपास, 50 से थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे, 60 तक क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डोमिनेंट होता है। उसके बाद में अगर हम देखें 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की स्थिति के अंदर कौन सा इफेक्ट होता है, कॉम्पटन इफेक्ट ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, कॉम्पटन इफेक्ट ही मोस्ट प्रोमिनेंट इसके अंदर होता है। और अगर हम देखें 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की स्थिति में देखें, इस स्थिति के अंदर पेयर प्रोडक्शन जो होता है इफेक्ट होता है, पेयर प्रोडक्शन इफेक्ट होता है, बिकम्स टू डोमिनेंट, यानी ये डोमिनेंट होना शुरू हो जाता है। और अगर हम देखें 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के लिए अगर हम देखें, फोटोन के लिए देखें, तो इसके अंदर पेयर प्रोडक्शन होता है, ये प्रोमिनेंट होता है, मुख्यतः प्रभावी ये होता है। तो ये इसकी कौन सी एनर्जी रेंज में कौन सा इफेक्ट हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, ये इसमें मैंने बता दिया। तो पूछा है कि बोन्स में जो
एक्सरे टेन्यूशन होता है वो कौन से इफेक्ट से होता है? देखिए फर्स्ट ऑप्शन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एट एनर्जी इज ग्रेटर देन 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की से अधिक एनर्जी पर क्या होता है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एट एनर्जी इज ग्रेटर देन 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 75 केवी से अधिक पर क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण क्या होता है, अटेन्यूएशन होता है। तो मैंने बताया था 75 60 to 90 पर तो कॉम्पटन इफेक्ट भी होने लग गया, सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होता रहे। दूसरा गलत है, कॉम्पटन स्केटर एट एनर्जी ग्रेटर देन 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कॉम्पटन तो होना ही 60 से शुरू होता है और इस मेनली डोमिनेंट तो 200 केवी पर होता है। तीसरा भी गलत है, कॉम्पटन स्केटर एट एनर्जी ग्रेटर देन 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 25 पर तो होता ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ड्यू टू व्हाट डू वी ऑब्जर्व स्कैटर रेडिएशन? ड्यू टू व्हाट डू वी ऑब्जर्व स्कैटर रेडिएशन व्हाइल अंडरटेकिंग ए डायग्नोस्टिक एक्सरे एग्जामिनेशन? हम डायग्नोस्टिक एक्सरे एग्जामिनेशन कर रहे हैं, उस एक्सरे एग्जामिनेशन के दौरान हमें जो स्कैटर रेडिएशन मिलता है वो कौन से इफेक्ट के कारण मिलता है? तो डायग्नोस्टिक एनर्जी रेंज तो यही होती है। इस एनर्जी रेंज में अगर हमें जो स्कैटर रेडिएशन मिलता है तो वो कॉम्पटन इफेक्ट के द्वारा मिलता है। किसके द्वारा मिलता है? कॉम्पटन इफेक्ट के द्वारा स्कैटर रेडिएशन हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और है, व्हाट हैपेंस इन कॉम्पटन स्कैटरिंग? कॉम्पटन स्कैटरिंग में क्या होता है? देखिए, ऑल एक्सेस एनर्जी इज गिवन टू एन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। सारी एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को दी जाती है। ऐसा नहीं होता रे, ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर एक फास्ट एनर्जी का जो एच न्यू का अगर कोई फोटोन इसके ऊपर आता है, ये फोटोन इस पर गिरेगा तो क्या होता है, ये फोटोन इसको कुछ एनर्जी दे देता है और इस एनर्जी का ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रिकॉइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिकॉइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये फोटोन कुछ एनर्जी का पार्ट इसको दे दिया, बाकी जो एनर्जी फोटोन है वो निकल जाता है। इसको हम बोलते हैं स्कैटर्ड फोटोन। इसको बोल देते हैं स्कैटर्ड फोटोन। यानी वास्तव में होता क्या है, होता तो यही फोटोन है जिसने अपनी कुछ एनर्जी इसको दे दी और कुछ एनर्जी इसको देके निकल जाता है, इसलिए क्या कहता है, स्कैटर्ड फोटोन। तो देखिए इसमें इसका अगर हम इसको इसके ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में क्या होगा? पहला ऑप्शन है ऑल एक्सेस एनर्जी इज गिवन टू एन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। सारी एक्सेस एनर्जी इजेक्टेड इसको नहीं दी जाती। स्कैटर्ड फोटोन खुद भी अपनी एनर्जी अपने अंदर रखता है। द फोटोन इज री इमिटेड विद द सेम एनर्जी बट एट अनदर एंगल। देखो फोटोन इमिट तो होता है लेकिन सेम एनर्जी के साथ नहीं होता रे, ये अपनी कुछ एनर्जी इस रिकॉइल इलेक्ट्रॉन को भी देता है। द एनर्जी इज शेयर्ड बिटवीन ए रिकॉइल इलेक्ट्रॉन एंड इमिटेड फोटोन। एनर्जी है वो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन और जो इमिटेड फोटोन है इनके बीच में। ये इमिटेड फोटोन नहीं होता रे, ये फोटोन जो खुद आता है ये खुद स्कैटर्ड फोटोन कहलाता है। इमिटेड फोटोन तो तब होगा जब कोई नया फोटोन निकले, यहाँ पे कोई नया फोटोन नहीं होता, इसलिए हम इसको इमिटेड फोटोन न कह के हम इसको स्कैटर्ड फोटोन कहेंगे। फोर्थ ऑप्शन है द एनर्जी इज शेयर्ड बिटवीन द स्कैटर्ड फोटोन एंड ए रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। ये वाला सही है, एनर्जी शेयर की जाती है रिकॉइल इलेक्ट्रॉन और स्कैटर्ड फोटोन में। थर्ड ऑप्शन बस इतना ही अंतर है, वहां पर इस स्कैटर्ड फोटोन को इमिटेड फोटोन कहा गया था, जबकि ये इमिटेड फोटोन नहीं होता, ये वो ओरिजिनल फोटोन ही होता है जो खुद ही अपनी थोड़ी सी एनर्जी देके बाहर आ जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, व्हाट डू वी कॉल ए टाइप ऑफ एक्सरे इंटरेक्शन विद मैटर वेयर ऑल द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज एक्सपेंडेड इन डिसलॉगिंग ए बाउंड इलेक्ट्रॉन? किसी एटम के अंदर कोई बाउंड इलेक्ट्रॉन है, इस बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी जो दी जाती है और इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सेम काम ये कॉम्पटन इफेक्ट में भी होता है, लेकिन कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर ये बाउंड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर जो इंसिडेंट फोटोन होता है उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि ये बाउंड फोटोन किसकी तरह से बिहेव करने लग जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह से बिहेव करने लग जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम बाउंड इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हैं एक लो एनर्जी फोटोन के द्वारा, जो इसकी एनर्जी लगभग इसके आसपास ही होती है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द कॉम्पटन स्कैटरिंग प्रोबेबिलिटी फॉर पर इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन जो कॉम्पटन इफेक्ट की प्रोबेबिलिटी है पर इलेक्ट्रॉन, उसका संबंध ऑप्शन दिए गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/जेड स्क्वायर और फोर्थ दिया इंडिपेंडेंट टू जेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट टू जेड। देखिए मैंने आपको बताया था कॉम्पटन इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट की में जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसके सामने सारे इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह से बिहेव करते हैं।
कॉम्पटन इफेक्ट का जेड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कॉम्पटन इफेक्ट का जेड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ऑर्थो वोल्टेज थेरेपी के अंदर, रेडियोथेरेपी में देखें तो अगर हम सॉफ्ट टिश्यू, मसल्स और बोन की स्थिति में देखेंगे तो ये तीनों ही टिश्यू है, ये एक समान डोज इनको मिलेगा, एक समान अमाउंट में इनका एब्जॉर्ब डोज होगा। किस स्थिति में? कॉम्पटन इफेक्ट की स्थिति में। क्यों? क्योंकि कॉम्पटन इफेक्ट जेड पर निर्भर नहीं करता है, ये चीज होती है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कॉम्पटन स्कैटरिंग बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन प्रोसेस इन सॉफ्ट टिश्यूज अबव व्हाट लेवल? ये मैंने बताया आपको। कॉम्पटन इफेक्ट 60 to 90 के अंदर क्या यहाँ पे प्रोमिनेंट होना शुरू होता है। तो ऑप्शन के अंदर 75 के भी दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, 550, तो इसका आंसर तो सीधा ही पड़ा है, 75 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका हो जाएगा। 17th क्वेश्चन है विच क्वेश्चन बेस्ट एक्सप्लेन ट्रांसफॉर्मर लॉ? ट्रांसफॉर्मर लॉ क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर लॉ देखिए, जो इनपुट मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये ट्रांसफॉर्मर लॉ होता है कि प्राइमरी पर जो वोल्ट था और सेकेंडरी पर वोल्ट था उसके टर्न रेशियो के समानुपाती होता है और उसमें प्रवाहित धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वोल्टेज लॉ होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड केवीपी एंड टाइम, ट्रांसफॉर्मर लॉ क्या है, इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा अपने को, बेस्ट एक्सप्लेन जो है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोडक्ट ऑफ करंट केवीपी एंड टाइम, ये तो नहीं हो सकता, केवीपी और टाइम के अंदर कोई ये है ही नहीं है। द वोल्टेज इन टू सर्किट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन टू कॉइल्स, ये वाला सही है। वोल्टेज इन टू सर्किट, दो सर्किट में वोल्टेज उनके टर्न्स के प्रोपोर्शनल होता है, सही है। थर्ड है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये तो ट्रांसफॉर्मर लॉ नहीं है, तो न्यूटन का लॉ है। इंटेंसिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, ये भी जो ट्रांसफॉर्मर लॉ नहीं होता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द वोल्टेज इन टू सर्किट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन टू कॉइल्स। क्वेश्चन नंबर 18 आप स्क्रीन पे देख सकते हो। रिगार्डिंग रेक्टिफायर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सेड टू बी करेक्ट? वोल्टेज इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू टर्न रेशियो, मैंने आपको रेक्टिफायर के बारे में भी बताया था। रेक्टिफायर में क्या होता है? रेक्टिफायर के अंदर एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, उस चीज के अंदर ऐसी एक डिवाइस होती है। तो वोल्टेज इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू टर्न रेशियो, तो टर्न रेशियो का इसमें कोई काम ही नहीं है, तो ट्रांसफार्मर होता है। इट वर्क्स ओनली इन डायरेक्ट करंट, ये डायरेक्ट करंट में काम करता है नहीं, रेक्टिफायर सदा एसी करंट, अल्टरनेट करंट के अंदर ही काम करता है। ओके, थर्ड इसका ऑप्शन है इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट अलाउज करंट फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। मैंने आपको बताया था रेक्टिफायर में से सदा करंट फ्लो एक ही डायरेक्शन के अंदर से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फोर्थ ऑप्शन और देख लेते हैं, इट कन्वर्ट्स डायरेक्ट करंट टू अल्टरनेटिव करंट, ये डीसी को एसी में नहीं कन्वर्ट करता है, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो इसका आंसर सी है। 19th सॉरी, चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट, ए सेमीकंडक्टर आर क्लास्ड इनटू एम टाइप एंड एन टाइप। देखो करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बोल रहा है, हमें पूछ रहा है, और उसमें पूछा है कि जो इसमें बताया कि सेमीकंडक्टर को एम टाइप और एन टाइप में क्लासिफाइड किया जाता है, तो नहीं रे, सेमीकंडक्टर को हम एन टाइप और पी टाइप में क्लासिफाइड करते हैं। एन टाइप डायोड होते हैं, पी टाइप डायोड होते हैं वगैरह, इन चीज़ों के अंदर सेमीकंडक्टर को अशुद्धियों के आधार पर एक जो दूसरा होता है वोल्टेज रेक्टिफायर इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर दैट इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड ओनली। तो वो करंट का फ्लो एक्सरे ट्यूब के अंदर, देखिए मैं एक्सरे ट्यूब का डायग्राम बनाता हूँ, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। करंट का फ्लो कैथोड से एनोड की ओर हो, इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? वोल्टेज रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा। मतलब हमें इसको सदा प्लस पे रखना पड़ेगा और इसको सदा माइनस पे। एनोड सदा प्लस पे रहेगा और कैथोड सदा किस पे रहेगा? माइनस पे रहेगा, तभी ये कैथोड पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो इसके लिए क्या चाहिए हमें? वोल्टेज रेक्टिफायर चाहिए, जो क्या करेगा? करंट को सदा एक ही डायरेक्शन के अंदर रखता है, तो आंसर इसका बी होगा। थर्ड ऑप्शन और देख लेते हैं, मोर रिपल्स रिजल्ट इन ग्रेटर रेडिएशन क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ये गलत है। चलो फोर्थ भी कोई इसका मतलब नहीं इन ऑप्शंस के। 20th क्वेश्चन देखो, प्राइमरी कॉइल हैज, इसमें ट्रांसफार्मर के बारे में दिया हुआ है, तो कुछ डाटा दिए हुए हैं, एनपी, एनएस, वीपी, वीएस, इस तरह से दिए होंगे। प्राइमरी कॉइल हैज 100 टर्न्स, प्राइमरी कॉइल में कितने 100 टर्न्स, जो प्राइमरी है ट्रांसफार्मर की उसमें 100 टर्न्स है। सेकेंडरी के अंदर कितने रहे? 30,000 टर्न्स हैं। If the potential difference across the primary coil is 100 वोल्ट, प्राइमरी में अगर 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो सेकेंडरी में कितना होगा? तो मैंने अभी आपको ट्रांसफार्मर लॉ के बारे में बताया था, एनपी अपॉन एनएस। अपन अगर डाटा यहाँ पे पुट कर दें तो वीपी की वैल्यू कितनी है? 100, वीएस फाइंड आउट करना है, एनपी कितना है? 100, और ये
एन टू एन एस कितना हो जाए 30,000। देखिए ये इससे कैंसिल, ये ऊपर इधर आ जाएगा, ये ऊपर इधर आ जाएगा, तो इससे क्या हो गया 30,000 इज इक्वल टू वी एस, यानी सेकेंडरी के अंदर वोल्टेज कितना आ गया रे 30,000 वोल्टेज। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो गया। ओके, एक और चीज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, टोटल वाइंडिंग प्रेजेंट इन ऑटो ट्रांसफार्मर। और ऑटो ट्रांसफार्मर कितनी वाइंडिंग होती है? मैंने आपको बताया था ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक ही वाइंडिंग होती है जो क्या करती है, प्राइमरी की तरह भी बिहेव करती है और सेकेंडरी की तरह भी बिहेव करती है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में टोटल वाइंडिंग्स कितनी होती है? वन, ओनली वन, जिसका ऑप्शन हो जाएगा सी। एक क्वेश्चन और है, हाफ वैल्यू लेयर रेफर्स टू। हाफ वैल्यू लेयर का मतलब क्या होता है? देखो, X, the rate at which an X-ray photon transfer its energy to irradiated matter। हाफ वैल्यू दोबारा देखते हैं, हाफ वैल्यू लेयर का मतलब क्या होता है? द रेट एट विच एन एक्सरे फोटोन ट्रांसफर इट एनर्जी टू इरेडिएटेड मैटर। देखिए मैंने आपको बताया था, ये कोई ऑब्जर्वर है, अगर हम इस पर मोनो एनर्जी, मान लो इस पर 100 फोटोन डाल रहे हैं, अगर हम मोनो एनर्जेटिक एक्सरे की बात करें तो अगर पार निकलने वाले फोटोन कितने हो जाए 50 हो जाए, या इसकी एनर्जी क्या हो जाए टोटल कितनी हो जाए, माध्य ऊर्जा यहाँ पे उतनी यहाँ पे रहनी है, क्योंकि सारे मोनो एनर्जेटिक है, एनर्जी हाफ हो जाए, तो ये क्या कहलाएगी हाफ वैल्यू लेयर, या हाफ वैल्यू इसको थिकनेस में बोल देते हैं। बात अगर पॉली एनर्जेटिक की है तो पॉली एनर्जेटिक के अंदर हम क्या कहेंगे, अगर हमने 100 फोटोन है भेजे और 50 फोटोन पार जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा HVL कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा HVL कहलाएगा। सेकंड देखो इसमें ऑप्शन है, तो फर्स्ट तो इसके अंदर नहीं होगा, द थिकनेस ऑफ सबस्टांस रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन बाय हाफ। तो सेकंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी है कि वो सबस्टांस की वो थिकनेस जो इसके फोटोन्स के नंबर्स को हाफ करने के लिए काम में ली जाती है। थर्ड द टाइम टेकन फॉर एक्सरे फोटोन टू ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स टू द ऑब्जेक्ट। मैंने डेफिनेशन आपको बता दी है, एनर्जी, या अगर मोनो एनर्जेटिक की अवस्था में एनर्जी दे लो, या नंबर ऑफ फोटोन्स को हाफ करने की अवस्था। फोर्थ है द हील इफेक्ट सीन, हील इफेक्ट का मतलब ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। 23 क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एक्सरे फोटोन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन पासेज क्लोज टू द न्यूक्लियस एंड द टारगेट मटेरियल एल्टरिंग इट्स कोर्सेज। देखो ये बात कर रहा है उस इफेक्ट की जिसको हमने कहा था इंटरेक्शन विद न्यूक्लियर फील्ड। कोई एक्सरे फोटोन इसके जो मतलब पास आ रहा है, इसके अंदर सॉरी इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन जब इस न्यूक्लियस के पास से आएगा तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। इसको याद हो तो इसको हमने कॉन्टिन्यूस रेडिएशन भी कहा था। क्या कहा था? कॉन्टिन्यूस रेडिएशन। इसी को हमने नाम दिया था ब्रेमस्ट्रालंग, नाम दिया था इसी को हमने, ब्रेमस्ट्रालंग भी बात था। इसी को हमने नाम दिया था इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद न्यूक्लियर फील्ड। और क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की स्पीड का मंदन होता है, ब्रेक लगता है, इसलिए से हम इसे ब्रेकिंग इफेक्ट भी बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग रेडिएशन भी इसको हम बोल देते हैं। तो ऑप्शन के अंदर एक नाम दिया हुआ है ब्रेकिंग रेडिएशन, तो हम ब्रेकिंग रेडिएशन भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड में ब्रेक लगाने का काम करता है, उस ब्रेक मंदन के कारण जो स्पीड का लॉस होता है, वो स्पीड का लॉस हमें रेडिएशन के रूप में यहाँ पर मिल जाता है, इसलिए हम इसे ब्रेकिंग रेडिएशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रेकिंग फोटोन, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन नहीं होता, के रेज नहीं होता। 24 है, ए सिंगल फेज जनरेटर विद फुल वेव रेक्टिफायर विल यूटिलाइज पर साइकिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कैसे होगा, क्या होगा। देखिए ए सिंगल फेज जनरेटर, सिंगल फेज जनरेटर मान लो ये हो गया, इसमें ये हमने इनपुट दिया है, सिंगल फेज है, और विद फुल वेव रेक्टिफायर, इसमें फुल वेव रेक्टिफिकेशन होता है। तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होगा, आपको जो टोटल वेव फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। विल यूटिलाइज पल्सेज पर साइकिल, पर साइकिल में कितनी पल्स देगा, तो देखिए पर साइकिल में आपको 2 पल्स मिल जाएगी। आपने फुल वेव को क्या कर दिया, यूटिलाइज, आपने क्या किया, सिंगल फेज जनरेटर है, आपको एक साइकिल है और फुल वेव रेक्टिफायर है, तो दोनों को ये क्या कर देगा, एक डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देगा। तो आपको पर साइकिल कितनी पल्स मिलेंगी, एक पल्स ये होगी, एक पल्स ये होगी, आपको 2 पल्स मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, 2 पल्स हो जाएगा। एक और चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनोदर, जो पेपर का लास्ट क्वेश्चन था 100 क्वेश्चन था, ये 25th क्वेश्चन है। अनोदर नेम ऑफ कोरेंट रेडिएशन इज, कोरेंट रेडिएशन को हम क्या कहते हैं, क्लासिकल स्कैटर भी बोल देते हैं। डाटा क्वेश्चन है, याद करने का क्वेश्चन है, तो आप इसको याद कर लेना।